नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास में उन स्त्रियों की जिन्होंने राज्य का नेतृत्व किया था, जिन्होंने प्रशासन का कार्य संभाला था। भारत के इतिहास में हमें प्राचीन काल से ही इस प्रकार स्त्रियों के उदाहरण मिलने आरंभ हो जाते हैं जिन्होंने प्रशासन का कार्य संभाला था। राजपूत काल में राजकीय परिवारों की लड़कियों को प्रशासन कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कश्मीर और दक्षिण भारत में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां स्त्रियों ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी। स्त्रियां राजमहलों में परिचायकों के रूप में भी कार्य करती थी। अंगरक्षकों के पद पर भी उन्हें नियुक्त किया जाता था। मध्यकालीन भारत में भी हमें इस प्रकार की अनेक स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने प्रशासन का कार्य संभाला था। मध्यकाल में यदि हम हिंदू स्त्रियों की राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो सबसे पहले मुगल काल में राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। उसने बाबर से संपर्क स्थापित किया, जिससे उसकी सहायता से वह मेवाड़ की गद्दी पर अपना प्रभाव बनाए रख सके। इस कार्य में वह असफल हुई थी। सन 1531 में उसका पुत्र विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, जिसे अभिजात वर्ग और जनता का सहयोग नहीं मिला। ऐसे समय में कर्णावती ने प्रशासन का कार्य अपने हाथ में लिया था। बहादुर शाह के आक्रमण से काफ़ी स्थिति बिगड़ चुकी थी। ऐसे में उसने हुमायूं को राखी भेजी और सहायता की प्रार्थना की, लेकिन उसे सहायता नहीं मिली। अंत में रानी ने जौहर किया और चित्तौड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया था। मध्यकाल में एक और प्रसिद्ध नाम लिया जा सकता है रानी दुर्गावती का। गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती ने अपनी पति की मृत्यु के पश्चात अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में राज्य का प्रशासन कार्य अपने हाथ में लिया और जब तक वह प्रभावशाली रही उसके राज्य में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। बाज बहादुर के विरुद्ध युद्ध में वह सफल रही थी। उसने अकबर के सामने भी आत्मसमर्पण नहीं किया और अकबर के विरुद्ध युद्ध में वीरता से लड़ी थी। 1564 ईस्वी में उसने पराजित होने के डर से आत्महत्या कर ली थी। मध्यकाल में जब हम मुस्लिम स्त्रियों की बात करते हैं तो उनकी राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी प्रभावशाली भूमिका रही थी। सल्तनत काल में इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कन का नाम सबसे पहले प्रभावशाली महिलाओं में लिया जा सकता है। वह बड़ी महत्वाकांक्षी थी। राजनीति में उसने अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए रजिया की हत्या का षड्यंत्र किया था और आखिर में वह अपने प्रयासों में विफल रही थी। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान को सल्तनत काल में सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं में गिना जाता है। उसने गद्दी पर बैठने के बाद में संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था, परंतु रूढ़िवादी तुर्की अमीरों ने एक स्त्री को सुल्तान के पद पर बैठा हुआ देख करके उसे पसंद नहीं किया। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था। खुले दरबार में वो बैठती थी और घोड़े की सवारी करती थी। ये सारी बातें अमीरों को अच्छी नहीं लगी थी। अंत में अमीरों ने रजिया को अपदस्थ कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी मलके जहां भी उस समय प्रभावशाली महिलाओं में शामिल थी। उसने अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया, जिससे अलाउद्दीन का घरेलू जीवन दुखमय हो गया था और उसे कड़ा में जाकर के रहना पड़ा था। जलालुद्दीन की हत्या करने के पश्चात अलाउद्दीन ने मलके जहां और उसके पुत्रों को छलपूर्वक बंदी बना करके उनका वध करवा दिया था। मुगल काल में सल्तनत काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत
अच्छी नज़र आती हैं। मुगल काल में जिन स्त्रियों ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, उनके नाम हमें बाबर के समय से ही मिलने आरंभ हो जाते हैं। बाबर की दादी का नाम सबसे पहले मिलता है एहसान दौलत बेगम, जिन्होंने बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के पश्चात बाबर के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका बड़े प्रभावशाली ढंग से निभाई थी। बाबर के पिता की मृत्यु के समय उसकी उम्र 11 वर्ष थी और एहसान दौलत बेगम के निर्देशों से बाबर ने प्रशासन का कार्य चलाया था। इसी प्रकार बाबर की मां कुतलुक निगार खानम का नाम भी मिलता है, जो हमेशा युद्धों में बाबर के साथ में रही थी। बाबर की पत्नी महिम बेगम का नाम भी राजनीति में सक्रिय महिलाओं की भूमिका निभाने में लिया जाता है। उसने अपने पति की कठिनाइयों में हमेशा उसका साथ दिया। वह बाबर के बगल में दिल्ली के तख्त के समीप बैठती थी और बाबर की मृत्यु के 2.5 वर्ष बाद तक वह राजनीति में भाग लेती थी। बाबर की दूसरी पत्नी मुबारिका बेगम का नाम भी प्रभावशाली महिलाओं में शामिल है। वह यूसुफजई कबीले की थी और यूसुफजई कबीले के लोगों और बाबर के बीच समझौता कराने में उसका बड़ा योगदान रहा और इसके कारण बाबर का अधिकार अफगानिस्तान पर बना रह सका था। बाबर की बहन खानजादा बेगम भी प्रभावशाली महिला थी और हुमायूं के शासनकाल में उसने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। उसे पातशाह बेगम की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। उसने हुमायूं और उसके भाइयों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया था, हालांकि वह असफल रही थी। अकबर के समय में उसकी मां हमीदा बानो बेगम, या उसका दूसरा नाम मरियम मकानी था, उसका राजनीति में बड़ा योगदान रहा। 1599 में सलीम के विद्रोह करने पर मरियम मकानी ने अपना प्रभाव पिता पुत्र पर डाल करके समझौता कराया था। अकबर के शासनकाल में उसकी सौतेली मां महाचुचक बेगम का नाम भी मिलता है, जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी महिला थी, और उसका बेटा मिर्जा मोहम्मद हकीम काबुल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। महाचुचक बेगम ने काबुल के प्रशासक को प्रभावित किया था। अकबर के ही शासनकाल में उसकी धाय महम अनगा भी काफ़ी प्रभावशाली महिला थी और उसी के कारण बैरम खां का, जो कि अकबर का संरक्षक था, उसका पतन 1560 में हुआ था। 2 वर्षों तक अकबर महल की स्त्रियों के प्रभाव में रहा था और उनका नेतृत्व महम अनगा कर रही थी। 1662 ईस्वी में अकबर ने इन स्त्रियों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर लिया, जबकि महम अनगा के पुत्र अदम खां को वजीर की हत्या के अपराध पर मृत्युदंड दिया गया और कुछ समय के पश्चात पुत्र शोक में महम अनगा की भी मृत्यु हो गई थी। अकबर के ही शासनकाल में उसकी पत्नी सलीमा बेगम की भी राजनीति में सक्रिय भूमिका रही थी। 1601 में जब सलीम ने विद्रोह किया था, तब सलीमा बेगम ने सलीम को अकबर से क्षमादान दिलाया था। जहांगीर के गद्दी पर बैठने के 1 वर्ष के पश्चात उसके पुत्र खुसरो ने मिर्जा अजीज कोका के उकसाने पर विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने अपने अमीरों से जब मंत्रणा की तो निर्णय लिया गया कि मिर्जा को तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। उसी समय सलीमा बेगम ने जहांगीर को अंदर से यह कहकर के बुलाया कि सम्राट तुरंत जनान खाने में आ जाए, नहीं तो स्त्रियां स्वयं उनके पास आ जाएगी। जहांगीर को विवश होकर जनान खाने में जाना पड़ा और स्त्रियों के कहने पर मिर्जा अजीज कोका को क्षमा करना पड़ा।
स्त्रियों के समझाने पर जहांगीर ने खुसरो को अपने पास आने दिया। अर्थात सलीमा बेगम ने काफ़ी समय तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां राजनीतिक क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली रही। उसने प्रशासन का कार्य चलाने के लिए अपना एक दल बनाया था। उसने न केवल प्रशासनिक कार्य में बल्कि सैनिक क्षेत्र में भी अद्भुत कुशलता प्रदर्शित की, जबकि अपने पति जहांगीर को महावत खां के चंगुल से छुड़वाया था। नूरजहां ने सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए थे। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां की गद्दी पर बैठने के बाद उसने राजनीति से संन्यास ले लिया था। शाहजहां के शासनकाल में मुमताज महल ने राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखा था। उसने गुजरात के गवर्नर सैफ खां को शाहजहां के क्रोध से बचाया। मानूची के अनुसार मुमताज महल ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सैनिक अभियान के लिए शाहजहां को प्रेरित किया था। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां की पुत्री जहांनारा ने राजनीति में रुचि दिखाई और अपना प्रभाव स्थापित किया था। किसी भी व्यक्ति को यदि पदोन्नति के लिए सम्राट से प्रार्थना करनी होती थी तो वह जहांनारा के द्वारा अपना कार्य करवाता था। जहांनारा के प्रभाव के कारण शाहजहां ने औरंगजेब को कई बार क्षमा किया और उसके पद पर उसे बने रहने दिया था। 1656 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने जहांनारा को पत्र लिखा था कि वह सम्राट पर अपना प्रभाव डाले और औरंगजेब के उसके राज्य पर आक्रमण को रोकने में सहायता करे। उत्तराधिकार के संबंध में विजयी होने के बाद औरंगजेब ने अपने भाइयों को मरवा दिया था और शाहजहां को कैद कर लिया था। ऐसे समय में जहांनारा निरंतर शाहजहां की सेवा में रही थी। जहांनारा ने अपने मृत भाइयों के बच्चों की भी देखभाल की थी। औरंगजेब ने भी हमेशा जहांनारा का सम्मान किया था। शाहजहां की एक और पुत्री रोशनारा बेगम का नाम भी प्रभावशाली स्त्रियों में लिया जाता है। उसने सदैव औरंगजेब का साथ दिया था। वह अपने बड़े भाई दारा की विरोधी थी और उसने दारा को मृत्युदंड देने के लिए दबाव डाला था। औरंगजेब ने 1669 में उसे शाह बेगम की उपाधि दी और 5 लाख रुपया दिया था। औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम का भी काफ़ी प्रभाव राजनीति पर रहा था। सन 1662 में जब औरंगजेब बीमार पड़ा था तो रोशनारा बेगम ने शाही मोहर अपने अधिकार में रखी और सम्राट की बीमारी को छिपाए रखा था। औरंगजेब की पुत्रियों में जेबुनिस्सा बेगम का नाम मिलता है, जिसने शाहनवाज खां को अपने पिता के हाथों दंडित होने से बचा लिया था। जेबुनिस्सा ने अपने छोटे भाई मोहम्मद अकबर का साथ दिया, जिससे अकबर के विद्रोह करने पर और भागने पर उसे बंदी बनाया गया। उसका वजीफा बंद कर दिया गया। औरंगजेब की दूसरी पुत्री जीनतुन्निसा बेगम को मराठा कैदियों, शंभूजी की विधवा और शाहू की देखभाल का कार्य सौंपा गया था। काबुल के गवर्नर अमीर खां की पत्नी साहिब जी प्रशासकीय मामलों में दक्ष थी और राजनीति में भाग लेती थी। काबुल प्रांत का वास्तविक गवर्नर उसे ही समझा जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जहांदार शाह के शासनकाल में लाल कुंवर का नाम राजनीति में सक्रिय महिलाओं में लिया जाता है। उसके कहने पर लोगों को जागीरें दी जाती थी।
उसके सगे संबंधियों को उसकी सिफारिश पर जागीरें दी गई थी। उसे शाही चिन्ह प्रदान किए गए थे। 1713 ईस्वी में फर्रुखशीर की मां ने राजनीति में भाग लिया था और सैयद भाइयों के समर्थन से फर्रुखशीर मुगल सम्राट बनाया गया था। बाद में अपनी मां की सिफारिश पर मोहम्मद मुराद कश्मीरी को वकालत खां की उपाधि और 1000 का मनसब दिया था। मोहम्मद शाह के समय में उसकी मां कुरैशिया बेगम ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और उसके प्रयासों के कारण ही सैयद भाइयों का पतन हुआ था। उसके शासनकाल में कोकी जू ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया था। उसने सम्राट की मां नवाब कुरैशिया को अपने ज्योतिष के ज्ञान से प्रभावित किया था। मोहम्मद शाह के सम्राट बनने के बाद कोकी जू को शाही मोहर रखने के लिए दिया। बहुत से अमीरों ने ऊंची जागीरों के लिए उसके माध्यम से सम्राट से संपर्क स्थापित किया और उन्हें सफलता मिली। मुगल काल में राजकीय परिवार की स्त्रियों को विविध उपाधियों से सम्मानित किया जाता था, जैसे मरियम मकानी, बिल्किस मकानी, मरियमुस जनानी, नूर महल, नूर जहां, शाह बेगम, मुमताज महल आदि। शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल की उपाधि दी थी और उसकी स्मृति में ताजमहल बनवाया था। जहानारा को साहिबातु जजमानी पातशाह बेगम की उपाधियां दी गई। औरंगजेब की पुत्री जीनतुन्निसा बेगम को पातशाह बेगम की उपाधि मिली थी। औरंगजेब ने अपनी पत्नियों को उन स्थानों के नाम की उपाधियां दी जहां से वे आई थी, जैसे औरंगाबादी महल, उदयपुरी महल। जहांदार शाह की प्रिय बेगम लाल कुंवर को इम्तियाज महल की उपाधि मिली थी। इसी प्रकार मोहम्मद शाह की मां को हसरत बेगम और मलिकाए जमानी की उपाधियां दी गई थी। इन स्त्रियों को व्यक्तिगत जागीरें और नकद धन शाही खजाने से दिया जाता था। सबसे अधिक 2 करोड़ रुपए वार्षिक लाल कुंवर को जहांदार शाह ने दिया था। इस प्रकार के भी उदाहरण मिलते हैं कि राजकीय परिवार की कुछ स्त्रियों ने निजी व्यापार में रुचि दिखाई थी और माल भेजने के लिए अपने अलग अलग जहाज़ों की व्यवस्था की थी। नूरजहां के पास कई जहाज थे, वह विदेशी व्यापार में दिलचस्पी रखती थी। नूरजहां का मुख्य प्रतिनिधि उसका भाई आसिफ खां था। जहानारा भी अपना निजी व्यापार करती थी और उसके कई जहाज थे। उसने अंग्रेज और हॉलैंड के व्यापारियों से संपर्क स्थापित किया था और व्यापार में काफ़ी लाभ प्राप्त किया था। मुगल सम्राटों ने अपने हरम की स्त्रियों की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक रखे हुए थे। महल में नाजिर होता था जिसकी देखरेख में अंगरक्षक कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त मुगल सम्राट महल के अंदर स्त्रियों की नियुक्ति करता था, जिनका कार्य हरम के विषय में प्रतिदिन विस्तृत जानकारी सम्राट को देना था। हरम में स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था और कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था। अभिजात वर्ग की स्त्रियां बहुत ही शान और शौकत से रहती थी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्यकाल में स्त्रियों ने राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी।